नमस्कार, मैं विक्रम सिंधु। आज तारीख 27 दिसंबर 2021 को अपने YouTube चैनल हेलोज़ विक्रम पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। समय हो गया है आज के अखबार की समीक्षा का, तो चलिए शुरू करते हैं। आज बच्चों की वैक्सीन के लिए बहुत बड़ी खबर आई है। जैसा कि प्रधानमंत्री ने भी ये ऐलान कर दिया है कि जनवरी में बच्चों का वैक्सीनेशन किया जाएगा। तो उसी के संदर्भ में आया हुआ है, बच्चों को अभी सिर्फ कोवैक्सीन देंगे। और देश में नए वेरिएंट के मरीज 534 दिखाए गए हैं। मरीज 534 तो मतलब इस तरह से लिखते हैं कि जैसे पता नहीं हॉस्पिटल में लाइन लग गई हो और कितनी सीवियर कंडीशन हो। मैंने बहुत बार समझाया कि केसेस आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ़ पेशेंट्स। सो अगर इतने केसेस हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको डरने की ज़रूरत है, या इतने मरीज़ हैं तो आपको डरने की ज़रूरत है। नंबर ऑफ़ केसेस आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ़ पेशेंट्स, एंड नंबर ऑफ़ पेशेंट्स आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ़ डेथ्स। सो कन्वर्जन उनका डेथ में होगा ये भी ज़रूरी नहीं है। तो इनको बड़े बड़े फिगर्स दिखा के डराने की आदत है। यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, अगर आप इस टेबल को देखें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी मुझे ये टेबल, कि देखिए एक देश के तौर पे हम कैसे लड़ रहे हैं, किसी भी ट्रेंडिंग बीमारी का नाम लेके हम अपने देश को कैसे प्रोटेक्शन दे रहे हैं। 19 राज्यों में फैल चुका ओमिक्रॉन, ये वही ओमिक्रॉन है जिसमें दुनिया में अभी तक ये बताया गया है कि यूके में सिर्फ एक मौत हुई है, जिसका अभी तक कोई एविडेंस नहीं है कि वो ओमिक्रॉन से ही हुई है। जब उनसे एविडेंस मांगा जाता है तो वो एविडेंस नहीं देते हैं, बस बोल देते हैं कि ये ओमिक्रॉन से मरा है। ऐसे तो किसी भी इंसान को आप कोई भी मौत डिक्लेयर कर दो, एविडेंस दो मत। ठीक है, पीछे भी 2 साल में जो भी मौतें हुई उनका किसी का भी पोस्टमार्टम नहीं करने दिया गया, जबकि ये हम सब जानते हैं कि पोस्टमार्टम अगर हो जाता तो बहुत सारे सच सामने आ जाते। 19 राज्यों में फैल चुका ओमिक्रॉन, 10 में नाइट कर्फ्यू, वैक्सीन को लेकर निर्देश 4 राज्यों में ही। तो इन 4 राज्यों में भी क्या ज़रूरत थी, ये वैक्सीन ज़रूरी। याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार का हलफनामा है कि वैक्सीन जो है स्वैच्छिक है, और 4 राज्यों में ये ज़रूरी हो जाती है। यानी कि देश में निचले स्तर तक आते आते, स्टेट के लेवल पे आते आते जो कानून है वो अपने आप बदल जाता है। इस तरह से तानाशाही चल रही है। राजस्थान में वैक्सीन ज़रूरी है, हरियाणा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश इसमें ये वैक्सीन ज़रूरी है। ये 4 राज्यों के अलावा किसी भी राज्य में वैक्सीन को ज़रूरी नहीं किया गया है, जो कि आने वाले समय में कर दिया जाएगा। ठीक है, आप देख रहे हैं कि ये अगर वाकई में सीरियस होते, वाकई में कोई ट्रेंडिंग बीमारी से लड़ने के लिए देश कमर कसे होता, तो मेरे अनुसार तो ये सारे ही राइट में होने चाहिए थे। ये कहीं कहीं प्लस, कहीं कहीं क्रॉस, या कहीं कहीं राइट का क्या मतलब हुआ। ये तो कोई तरीका नहीं है ना किसी भी बीमारी से लड़ने का। और सबसे ज़्यादा हास्यास्पद है, सिनेमा जिम 50% से जो रन कर रहे हैं वो महाराष्ट्र में ये कंडीशन लगाई गई है। पूरे देश में जो सिनेमा और जिम है वो किसी भी तरह का रोक उन पे नहीं लगाई गई है, कि सिवाय महाराष्ट्र के। तो ये कौन सा तरीका है ये, मतलब जो कोविड की टास्क फोर्स है जिसके अंदर बहुत नामचीन लोग, सो कॉल्ड साइंटिस्ट एंड सो कॉल्ड रिसर्चर्स, सो कॉल्ड डॉक्टर्स बैठे हैं, तो क्या उन्होंने पीएमओ को, क्या उन्होंने प्रधानमंत्री को भी इस बारे में ये जानकारी दी है कि महाराष्ट्र में आप 50% से रन करो, बाकी सब जगह आप जो है नाइट कर्फ्यू तो लगाओ। जहाँ नाइट कर्फ्यू भी है वहाँ पर भी कहते हैं जिम और सिनेमा पे कोई भी बंदिश करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, महाराष्ट्र में ज़रूरत है, महाराष्ट्र में सब कुछ ज़रूरी है। ठीक है, पब्लिक पार्टी पर रोक की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिम और सिनेमा में रोक की ज़रूरत है। ये कौन सा तरीका, समझ में नहीं आया। हाँ, और जबकि हम सब जानते हैं कि चुनावी रैलियों में ऐसा कोई भी प्रोटोकॉल, कोई भी गाइडलाइंस जो है ताक पे रख दी जाती है, किसी को कोई लेना देना नहीं होता है ट्रेंडिंग बीमारी से किसी का क्या नुकसान होने वाला है। तो सब खेल चल रहा है,
ठीक है, आप लोगों से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने मेरे जो वीडियो है उससे ये ज़रूर जान लिया होगा कि वैक्सीन जो है वो पूरी तरह से स्वैच्छिक है और अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा। अगर आप नहीं लड़ते हैं तो ये गलती आपकी कहलाएगी, किसी और की नहीं। अपने बच्चों को बचाइए, ठीक है। बस आप इन्फॉर्म्ड कंसेंट अपना ध्यान रखिएगा कि आप लोग जागरूक होके जो मर्जी निर्णय लें अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, वो आपकी इच्छा है, ठीक है। मैं अपने परिवार के लिए और अपने लिए, अपने बच्चों के लिए स्वतंत्र हूँ, ठीक है। इसी तरह से आपको भी स्वतंत्र होना पड़ेगा और जो भी निर्णय लें वो सोच समझ के लें, ठीक है। इनकी आदत है आप लोगों को डराने की। ये लाभार्थी शब्द तो ऐसे यूज़ कर रखा है जैसे पता नहीं कि सबके खाते में 15-15 लाख रुपए आने के का लाभ दिया जा रहा हो। इसमें लाभ क्या है ये आज तक क्लियर नहीं हुआ है। दुनिया भर में सबसे ज़्यादा जो लोग हॉस्पिटल्स में एडमिट हो रहे हैं वो वैक्सीनेटेड हैं। ये कौन सा लाभार्थी बना रहे हैं? होड़ लगी हुई है, पूरे देश में होड़ लगी हुई है, जहाँ देखो बस होड़ लगी हुई है। सच को ना तो बताना है और बल्कि झूठ का बोलबाला करना है। आगे हम बात करते हैं। यहाँ पर देखिए, कृषि कानून, अगर आपको याद होगा मैंने कहा था कृषि कानून जो है वो कहीं नहीं गए हैं और उनको नए पैकेजिंग के साथ वापस लेके आएंगे। तो ये क्या कहते हैं, रद्द कृषि कानूनों को लाने का सरकार का इरादा नहीं। ये हमारे कृषि मंत्री तोमर साहब कह रहे हैं, ठीक है। और इसमें भी उन्होंने कांग्रेस घुसा दी है। कांग्रेस का क्या लेना देना इस बात में? अपनी असफलताओं पर पर्दा डालने। इसमें कांग्रेस कौन सी असफलता पर पर्दा डालती है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। कांग्रेस गई, सारी उम्र बस कांग्रेस को कोसते रहो, डाइवर्जन करते रहो, ठीक है। कांग्रेस नहीं पसंद थी तभी तो आप लोगों को लेके आए थे। कृषि कानूनों को इन्होंने अब नई कहानी बनाई है, ठीक है। अब जो अडानी है उसका टाई अप हो गया आरबीआई से। आरबीआई लोन देगा किसानों को बैंकों के ज़रिए। किसान जो है अब अपनी जब पैदावार होगी तभी तो कुछ कर पाए। अब किसान की जब पैदावार पे अ, अगर ये अंकुश लगा पाए, जैसे कि अभी ये क्लाइमेट को कंट्रोल करने जा रहे हैं, ठीक है। ज़्यादा ठंड पड़ना, ज़्यादा बारिश होना, ये सब होगा तो किसान की पैदावार सफ़र करेगी। पीछे आपने देखा है डीएपी के लिए कितनी ज़्यादा लाइनें लगी। हम्म किसानों को बीज ये बायो फोर्टिफाइड देंगे, जीएमओ सीड्स देंगे, ठीक है। उसके अलावा क्लाइमेट को कंट्रोल करेंगे। तो किसान कहते हैं जब पैदावार नहीं निकाल पाएगा तो वो लोन कहाँ से चुकाएगा? लोन नहीं चुकाएगा तो कल को उसकी धरती जाएगी। तो कृषि कानून जो है वो कहीं नहीं गए हैं, ये तोमर साहब मिसगाइड कर रहे हैं, ठीक है। ये सब झूठे हैं, इनके ऊपर भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बार बार ये कहा है, पिछले 2 साल में मैं यही समझा रहा हूँ कि जो सरकार कहती है हमेशा उसके ऊपर शक करो और अपनी रिसर्च करो और अपनी रिसर्च पे भरोसा करो, ना कि सरकार के ऊपर आंख बंद करके भरोसा करो। सरकारें आती जाती रहती हैं, सरकारें हमारे लिए नहीं होती हैं, सरकार अपने लिए होती है, उनके खुद के मुनाफे के लिए होती हैं, उनके दोस्तों के मुनाफे के लिए होती हैं। तो इस चीज़ को समझो, कृषि कानून कहीं नहीं गए हैं, ठीक है। आज के अखबार में देखो कितनी बड़ी एडवर्टीजमेंट आई, ये डाबर वीटा, ठीक है, डाबर वीटा, ये बच्चों के लिए वैक्सीनेशन की इनको अपॉर्चुनिटी दिखती है कि जहाँ बच्चों की इम्यूनिटी की बात आ रही है, ऊपर बच्चों के लिए न्यूज़ आ गई और नीचे उनकी इम्यूनिटी की बात आ गई, ठीक है जी। इससे कोई इम्यूनिटी होती है नहीं होती वो आप राजीव दीक्षित जी का वीडियो देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि ये डाबर, हॉर्लिक्स, कॉम्प्लान, ये सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं और ये बच्चों की कोई ग्रोथ वगैरह किसी चीज़ में कोई हेल्पफुल नहीं है और इम्यूनिटी का डंका पीट रहे हैं ये, ठीक है। इसकी सच्चाई भी किसी दिन बताऊंगा आपको। अगली खबर आप देखिए, चुनाव आयोग में आज 5 राज्यों में चुनाव पर चर्चा। तो अब ये चर्चा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई कोरोना और नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से बने हालात पर चर्चा करेंगे। क्यों? क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। वो कौन से हैं? यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर। ये अगले साल जो इसमें चुनाव हो रहे हैं उस पर चुनाव आयोग चर्चा कर रहा है। तो अभी तक जितने भी चुनाव हुए आपने देखा, वेस्ट बंगाल में काफ़ी बड़े लेवल का चुनाव था, वो भी बिहार के चुनावों की रैलियां आप भूल नहीं सकते होगे। वहाँ पर लाखों की संख्या में लोग जुटे। जो मंच पे नामचीन लोग हमारे सो कोल्ड जो नेता हैं वो बिना मास्क के घूमते रहे, कोई सोशल डिस्टेंसिंग ना तो मंच पे थी
और ना ही ठीक है। तो जितना भी दिखावा कर सकते हैं ये आपकी आम जिंदगी में हमेशा करते हैं, लेकिन ये अपनी चुनावी रैली में ये भूल जाते हैं सब कुछ। और इसी चीज़ पे आपको याद दिला दूं, कर्नाटका हाई कोर्ट जो है उसने पुलिस को फटकार लगाई थी कि जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट है उसके अंतर्गत जो ये आपको पावर्स दी गई हैं, ये जो धाराएं आपको बताई गई हैं, क्या आप भूल गए हैं? क्या आपको ये चुनावी रैली में याद नहीं आती हैं? तो चुनाव जो है वो इनका दर्पण होगा आप लोगों को समझाने के लिए, इससे अच्छा उदाहरण नहीं हो सकता। उसमें आप देखिएगा कि रैलियों में क्या सोशल डिस्टेंसिंग हो रही है, क्या सब लोग मास्क पहन रहे हैं। अभी तो इतना बुरा हाल है कि रैलियों में शराब पिलाई जा रही है खुलेआम। ठीक है, ये नेशनल टेलीविज़न पे कवर हो रही हैं चीज़ें, सोशल मीडिया पे तो बहुत ज़्यादा वायरल हो चुकी हैं। ठीक है, तो इनको किसी वायरस का या किसी चीज़ का कोई डर नहीं है। चुनावी रैलियों में ना तो इनकी कोई कोविड एसओपी चलती है, ना कोई गाइडलाइंस चलती है, ना इनको कहते हैं वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट देखने होते हैं। तो आम जन में ये नाइट कर्फ्यू लगा लगा कर चीज़ों को रोक रहे हैं। एक बात बताओ, रात के 1 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कौन सी भीड़ आती है जिसके ज़रिए इनको नाइट कर्फ्यू लगा के कोई बहुत बड़ा बेनिफिट हो रहा है? हाँ, ये हमारे मानसिक गुलामी का उदाहरण है सीधा सीधा। रात से शुरू करेंगे और दिन पे आएंगे और उसके बाद महीनों तक हमारे को गुलाम बना के घर में लॉकडाउन में डाल देंगे। आप लोगों को ये चीज़ 2 साल से समझाने की कोशिश की जा रही है, मेरे अलावा भी बहुत लोग आपको समझा रहे होंगे। कुछ को समझ में आई भी है, कुछ को नहीं आई है। जितनी जल्दी हो सकती है समझ लीजिए, क्योंकि अब आपके बच्चों पे खतरा है। मैं बता रहा हूँ आपको, बच्चों को जब जब ये अमृत का प्याला पिलाएंगे, आपको अमृत का प्याला पता है ना, जो यहाँ पर आपको मिलता है। ठीक है, क्योंकि वीडियो ब्लॉक हो जाती है, मेरा ऑलरेडी एक चैनल जो है वो ब्लॉक कर दिया गया है। ठीक है, और पूरे पूरे चैनल लोगों के जब उड़ते हैं तो आप लोगों को अंदाज़ा भी नहीं है कि कैसा फील होता है। सारी जो मेहनत होती है वो एक सेकंड में पानी में चली जाती है। तो इसलिए अमृत का प्याला जब जब मैं बोलूँ तो आप समझ जाइएगा, जो आप यहाँ पर लेते हैं ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, या इसको पनीर टिक्का भी बोलते हैं, जिसमें टीका शब्द आ रहा है वो आप समझ जाइए पनीर टिक्का कौन से टीके की बात हो रही है। तो आप इस चीज़ को समझिए, आपके बच्चों पे बात आ रही है, दुनिया भर के आंकड़े आप निकालिए। अगर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ना है तो मैंने लिंक अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे दिया है। जो लोग ऑलरेडी मेरे मुझसे मेरे फ़ोन नंबर के ज़रिए जुड़े हुए हैं उनको ये पता है। ठीक है, अन्य लोग अगर कोई मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा ईमेल आईडी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, vikramsindhu@gmail.com। उसके ज़रिए आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, मुझे रिस्पॉन्स करने में थोड़ा समय लग सकता है क्योंकि दिन भर बहुत सारे कॉल्स और मैसेजेस मुझे देखने पड़ते हैं। ये कई बार तो जो 500 से ज़्यादा मैसेज इकट्ठे हो जाते हैं तो उसको समय नहीं निकाल पाता हूँ, एकदम आंसर करने में थोड़ा समय लग जाता है। तो चलिए अगली खबर पे रुक करते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि ग्लोबल वार्मिंग की आड़ में ये लोग अपना एजेंडा 2030 चला रहे हैं, और मैंने आपको बताया था कि जो अर्थ है, धरती अपना जो एक्सिस है वो चेंज कर चुकी है, जिसकी वजह से दुनिया भर में एक मिनी आइस एज की तरह कुछ वायु परिवर्तन या जो आपका क्लाइमेट चेंज है वो होने जा रहा है। ठीक है, जो आपका ओशन करंट्स हैं उनमें बदलाव आएगा, और ये सब चीज़ें काफ़ी समय से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो सबसे पहले सूर्योदय वाला अरुणाचल बना बर्फिस्तान। आप देख रहे हैं ये उसी तरफ सब कुछ चल रहा है, बस आप लोगों को आंखें खोलने की देर है। ठीक है, उत्तर भारत में नए साल पर न्यूनतम पारा 5 डिग्री तक गिरने के आसार। तो ये सारी चीज़ें उसी तरफ रुख करती हैं। ये दिल्ली में अभी तक पराली का धुआं जो है उसको कोसने की आदत गई नहीं है। ये केजरीवाल जो है, इन्होंने अपनी जो पढ़ाई लिखाई है वो सब कूड़े में डाल दी है। ठीक है, इनको कुछ नहीं समझ में आता, ये पास्ट से कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि मैं किसी पार्टी के हक में नहीं हूँ, चाहे वो आपकी कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, ये एरी गैरी कोई सी पार्टी हो, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं। जो देश के हक में बात करे मैं उसके बारे में अच्छा बोलूँगा, जो देश के हक के बारे में बात नहीं करेगा उसको फिर सुनाऊँगा।
तो ये 56 शहरों में एक वाहन औद्योगिक प्रदूषण व पराली जलने से खराब हाल। कितने खराब जी? बहुत खराब। हवा वाले दिन गाज़ियाबाद में 108। जब बहुत ख़राब है तो एयर क्वालिटी इंडेक्स हुआ 108। ठीक है। और PM2.5 वीकली औसत रही 360 गाज़ियाबाद की। तो इसको ये बहुत ख़राब कहते हैं। इसके लिए ये क्लाइमेट लॉकडाउन भी लगाते हैं। ठीक है। स्कूल भी बंद करते हैं। जबकि मैंने आपको बताया था नोएडा में 2019 में मैंने ये एक फेसबुक पोस्ट भी लिखा था जिसमें कि सुबह 700 एयर क्वालिटी इंडेक्स था और शाम होते होते नोएडा में 1300 के पार चला गया था एयर क्वालिटी इंडेक्स। तब ऐसी कोई खबरें मुझे तो नहीं दिखाई दी। तो दुनिया को बेवकूफ़ बनाना ये बंद करें, देश को ये बरगलाना बंद कर दें। ठीक है। इनको सिर्फ ये फालतू की बातें आती हैं, बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह से चौपट कर बैठे इस चीज़ के ऊपर। दोस्तों ये देखिए, एम्स के डॉक्टर का ये बयान आता है। बहुत ही बेहतरीन डॉक्टर हैं, डॉक्टर संजय के राय। डॉक्टर संजय के राय जो हैं ये काफ़ी प्रसिद्ध डॉक्टर हैं, जो कि प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर ऑफ कोवैक्सीन ट्रायल्स फॉर एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन, यानी जो ये ट्रायल्स हुए थे कोवैक्सीन के एडल्ट्स के लिए और बच्चों के लिए, उसके प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर रहे हैं। ठीक है। और इन डॉक्टर साहब को सैल्यूट है इनकी सर्विसेज के लिए और इनके जो दिलेरी के लिए, जो इन्होंने सच को सामने लाने में ज़रा भी देरी नहीं की। और वैक्सीनेशन स्टार्ट होने से पहले इन्होंने ये न्यूज़ फ्लोट कराई है, जिसमें ये कहते हैं कि सेंटर्स मूव टू वैक्सीनेट चिल्ड्रन अगेंस्ट कोविड अनसाइंटिफिक। तो ये कह रहे हैं कि जब सेंटर ने, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने, और उन्होंने खुद टीवी पे आके जब ये बोला कि पेरेंट्स जो हैं वो अब सुनिश्चित कर लेंगे अपने बच्चों की सेफ्टी, ये वो, तो चिल्ड्रन, बच्चों के लिए जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम अब ये जनवरी से स्टार्ट कर रहे हैं, 3 जनवरी से, उसको इन्होंने पूर्ण तरह अनसाइंटिफिक, अवैज्ञानिक बोला है, गैर वैज्ञानिक चीज़ बोली है इन्होंने। तो ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन भी हैं। ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि काफ़ी ऑथेंटिक न्यूज़ आपको मिल रही है। ये 26 दिसंबर 2021 की न्यूज़ है, जिसमें अगर आप हेडिंग देखें तो ये साफ साफ लिखा हुआ है, एम्स सीनियर डॉक्टर, यहाँ पर डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर संजय राय, कॉल्स गवर्नमेंट्स डिसीजन टू वैक्सीनेट चिल्ड्रन अनसाइंटिफिक। तो आप लोग इस चीज़ को समझ लीजिए कि बच्चों को पूरी दुनिया भर में कोई भी सीरियस इलनेस अभी तक सामने नहीं आई है इस ट्रेंडिंग बीमारी की वजह से। और कोई भी बच्चा, भारत में एक भी बच्चे की मौत इस चीज़ से नहीं हुई है। जो ट्रेंडिंग बीमारी है, ट्रेंडिंग बीमारी जो आप समझ सकते हैं, यहाँ पर दी भी हुई है, आप फ़ोटो में पढ़ सकते हैं उसको। तो उसी को मैं ट्रेंडिंग बीमारी कह रहा हूँ ताकि वीडियो ब्लॉक ना हो जाए, इसलिए मैं आपको ये चीज़ें कोडेड फॉर्म में बता रहा हूँ। तो उसको, उससे एक भी बच्चा अभी तक संक्रमित नहीं हुआ है और ना ही कहते हैं मौत हुई है। तो इसकी ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा अगर साइंटिफिक ग्राउंड्स आपको थोड़े से शब्दों में समझाऊं, तो जिस तरीके से ये टीका काम करता है, वो चीज़ बच्चों में पॉसिबल ही नहीं है कि एंटीबॉडीज़ बना दे। ठीक है। बच्चों की जो शरीर की संरचना है उसमें इस तरह की जो इस तरह का टीका है, इसकी जिस तरह की जो प्रक्रिया है, इसका काम करने का जो तरीका है, वो काम ही नहीं करता है। और 24 तारीख को बड़ा इंटरेस्टिंग है, एक प्रशांत भूषण जी का मैं आपको इसमें दिखाता हूँ कि वो क्या बोलते हैं। इसको आप बड़ा ध्यान से समझिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग आपके सामने मैं ये ट्वीट रख रहा हूँ। प्रशांत भूषण काफ़ी पॉपुलर सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट में काम कर रहे हैं ये एज एन एडवोकेट। 24 दिसंबर को वैक्सीन प्रमुख विनोद पाल ये IMA प्रमुख भी हैं, ICMR प्रमुख बलराम भार्गव और केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने एक प्रेस में निहित किया,
यानी कि प्रेस में, यानी कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पे उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन दी कि बाल चिकित्सा टीकाकरण की आवश्यकता के लिए अभी तक कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। यानी कि टीकाकरण किया जाए बच्चों का, इसका कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, कोई ग्राउंड्स नहीं है, इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। क्या हम मानते हैं कि विज्ञान 24 और 25 दिसंबर के बीच काफ़ी हद तक बदल गया है? यानी 24 दिसंबर को ये कहते हैं इसकी ज़रूरत नहीं है, और 25 दिसंबर को खुद प्रधानमंत्री साहब आके देश को एड्रेस कर देते हैं कि 3 जनवरी से हम शुरुआत कर रहे हैं इसकी। क्या ये ट्रेंडिंग बीमारी के लिए, जब बच्चों को ये 90% से ज़्यादा बच्चों को तो ये होके गया है, उनमें ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ बन चुकी हैं, और ना तो कोई बच्चा मरा, ठीक है, और ना ही कहते हैं कोई बच्चा सीरियस इलनेस के अंडर आया। और ये सिर्फ भारत नहीं, पूरी दुनिया का ये काम है। आप पूरी दुनिया का डाटा निकाल के देखिए, आपको समझ में आएगा कि इसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो आपको रिस्क क्यों लेना है भाई? ये टीका क्या काम करेगा? एंटीबॉडीज़ बनाएगा, और एंटीबॉडीज़ आपके लिए कहते हैं वैसे ही बन रही हैं, तो ज़रूरत क्या है इसकी? अब अगली खबर अमेरिका से। बच्चों में केस पिछले हफ्ते से बढ़े। सारा फोकस बच्चों पे है, ठीक है। पूरी दुनिया भर में अब बच्चों की जान खतरे में डाल रखी है इन्होंने। और ये देखिए कि आपको नेशनल गार्ड्स आते हुए दिखाई दे रहे होंगे। रोज़ इतने लाख केस, बढ़ती 10% बढ़ी। नेशनल गार्ड्स को बुलाया, मैंने आपको बोला था मार्शल लॉ लगेगा। आपको हर जगह अब पुलिस और मिलिट्री का सामना करना पड़ेगा। मार्शल्स जो हैं उनको, नेशनल गार्ड्स को अब डॉक्टर्स के साथ, और ये जो टीका, ये जो आपको अमृत प्याला देने आएंगे उनके साथ लगाया जाएगा, ताकि आप विरोध ना कर सको, आपके अंदर डर फैला जाए। ये दहशत का माहौल बनाया जा रहा है जानबूझ के आम आदमी को डराने के लिए। सो फ्रांस में पहली बार 1 लाख से ज़्यादा केस। ये केस करके क्यों डरा रहे हैं? हमारे आसपास हज़ारों वायरस घूमते हैं, आप एक नया केस कभी भी निकाल लो। जिस चीज़ से ये टेस्ट करते हैं वो है RT-PCR, जिसको गोल्ड स्टैंडर्ड दिया गया है। उसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, दुनिया भर में उसको कोसा जा रहा है। जिसने उसको बनाया उसने उसको वैलिडेट नहीं किया इस टेस्ट के लिए। ये देखो, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू होना हरियाणा सरकार को शोभा नहीं देता। गुड गवर्नेंस इंडेक्स में प्रदेश का स्थान चौथा, नागरिक केंद्रित सुशासन में अव्वल, ठीक है। 10 राज्यों में आखिरी नंबर पर रहा हरियाणा, ठीक है। हरियाणा सरकार जो है अपने आप को, अपनी पीठ खुद ही थपथपा रही है। पब्लिक हेल्थ, सोशल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट सेक्टर में 10 राज्यों में सबसे नीचे स्थान पर रहा, आखिरी नंबर पर रहा हरियाणा, ठीक है। और जबकि CM क्या कह रहे हैं? हरियाणा विकास के पथ पर बढ़ रहा है। CM साहब ये बोल रहे हैं हरियाणा के विकास के पथ पर बढ़ रहा है। और हरियाणा का विकास देखना है तो इससे थोड़ा सा आप लेफ़्ट चले जाइए। हरियाणा का विकास मैं दिखाता हूँ आपको आज। ये हरियाणा का विकास। पक्की नौकरी की मांग को लेकर यमुनानगर में डटे गेस्ट टीचर्स ने 4 डिग्री तापमान में खुले में सड़क पर बिताई रात। छोटे बच्चे के साथ माँ जो है वो खुले में अब रात बिता रही है। ये है हरियाणा का विकास। महिलाओं की और बच्चों की, देश के भविष्य की ये इज्जत है। इन बच्चों पर तो तरस खाओ खट्टर साहब, इन बच्चों पर तरस खाओ, इन माँओं पे तरस खाओ। इन टीचर्स को इज्जत देना कब शुरू करोगे हैं? सो ये है हमारे देश की हालत और हमारे प्रदेश की हालत। तो आज के लिए बस, फिर मिलेंगे अगली समीक्षा के साथ। धन्यवाद।